नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकुर गोयल आज फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं। जैसे कि हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि हम अब रोज एक जो हमारे आगे एग्जाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड रोज एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये वीडियो कवर करेगी मेनली ईएसआईसी का जो पेपर आने वाला है, नॉर्थ स्टेट का जो 2021 का एग्जाम लगने वाला है और जो हमारा यूके स्टेट का जो अभी पेपर होना रह गया है, और सीएचओ के जो आते रहते हैं पेपर, हर एक स्टेट के सीएचओ के एग्जाम जो आते रहते हैं, इन चारों एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा द फिफ्थ वाइटल साइन इज। ठीक है, द फिफ्थ वाइटल साइन इज, इसमें ऑप्शन देखेंगे हम। पहला ऑप्शन है मीन आर्टेरियल प्रेशर, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है पेन, थर्ड जो ऑप्शन है वो है एबीजी एनालिसिस, और जो फोर्थ हमारा ऑप्शन है वो है SpO2। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक चीज हमेशा बताना चाहूंगा, जब भी आप एग्जाम करने बैठो तो हमेशा यूज करो एलिमिनेशन मेथड, कि हम जो ऑप्शंस हमारे पास जो गलत ऑप्शंस हैं हम उनको पहले एलिमिनेट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करो, हम एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करना अगर शुरू करें तो उससे हमारा जो क्वेश्चन होगा हमें करने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, अब इससे ऑप्शन देखते हैं। मीन आर्टेरियल प्रेशर, ये तो नहीं होगा। दूसरा जो है पेन, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। तीसरा जो है वो है एबीजी एनालिसिस, और थर्ड जो है SpO2। तो दोस्तों जो मेनली हमारा फिफ्थ वाइटल साइन होता है, पहले तो हमारे फोर जो वाइटल साइन होते हैं वो होता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा जो हमारा फिफ्थ वाइटल साइन होता है वो होता है पेन। सो पेन इज द राइट आंसर। इसी में क्वेश्चन में दोबारा यहीं पे भी ऐड कर देता हूं कि व्हाट इज द फिफ्थ वाइटल साइन इन इमरजेंसी। अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उस टाइम पे पेशेंट का फिफ्थ वाइटल साइन क्या होगा, तो उसका अगर क्वेश्चन में ये आता है कि फिफ्थ वाइटल साइन ऑफ अ पेशेंट इन इमरजेंसी, तो उसका आंसर हमेशा आएगा प्यूपिलरी रिस्पॉन्स। प्यूपिलरी रिस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्लियर। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है while taking temperature from rectal route in a children the thermometer should be inserted about। अगर हम बच्चे में, एक छोटा बच्चा है, उसमें अगर हम रेक्टल रूट से टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसमें हमें जो थर्मोमीटर है हमारा उसको कितना रेक्टम में इंसर्ट करना है। हमारे ऑप्शन है 0.5 इंच, दूसरा ऑप्शन है 1 इंच, तीसरा ऑप्शन है 1.5 इंच, और चौथा ऑप्शन है 2 इंच। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करना, आप हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो को 1-2 सेकंड के लिए पॉज करके और अपना आंसर अपने मन में रखना, गैस करना, और फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करके अपना आंसर वीडियो के आंसर से मैच करना। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ क्या रहा है कितना हम इंसर्ट करेंगे, किसमें, चाइल्ड में। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना, चाइल्ड में हम जो थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं वो हमेशा करते हैं 1 इंच। ठीक है, तो 1 इंच इसका राइट आंसर होगा। अब मैं बताता हूं 0.5 इंच हमेशा आंसर आता है इन्फेंट के लिए। जो इन्फेंट होते हैं लेस देन 1 ईयर जो बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंट कहते हैं, और इसमें जो हम थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं वो करते हैं 0.5 इंच। ठीक है, 1 इंच आ गया हमारा चाइल्ड का। ठीक है, 1.5 इंच हम इंसर्ट करते हैं एडल्ट में, जो एडल्ट पेशेंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हमारे एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं कि इन्फेंट, चाइल्ड और एडल्ट में हम थर्मोमीटर कितना कितना इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आफ्टर यूजिंग अ थर्मोमीटर इट शुड बी क्लीन इन विच डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर यूजिंग अ थर्मोमीटर इट शुड बी यूज इन विच डायरेक्शन। तो आपको एज अ नर्स आपको हमेशा पता होगा कि जब भी किसी चीज को क्लीन करते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल काम आता है। वो प्रिंसिपल है क्लीन एनी एरिया फ्रॉम लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन के हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। बल्ब टू स्टेम फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है स्टेम टू बल्ब, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इन एनी डायरेक्शन, और फोर्थ ऑप्शन है बाय लीनियर मूवमेंट। ठीक है, लाइनर मूवमेंट बोले तो सॉरी, बाय लाइनर मूवमेंट। ठीक है, तो इसका हमेशा आंसर जो आता है जब हम थर्मोमीटर इंसर्ट करने से पहले, थर्मोमीटर को इंसर्ट करने से पहले जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब उस टाइम पे लेस कंटेमिनेटेड रहता है, और जो हमारा स्टेम होता है थर्मोमीटर का वो मोर कंटेमिनेटेड रहता है। ये चीज हमेशा याद रखना। तो पेशेंट का टेम्परेचर लेने से पहले हम थर्मोमीटर को कहां से कहां को क्लीन करेंगे, हम थर्मोमीटर को क्लीन करेंगे फ्रॉम बल्ब टू स्टेम। लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर।
हमने पेशेंट का टेम्परेचर ले लिया, थर्मोमीटर यूज कर लिया, तो उस टाइम पे हमारा जो मोर कंटेमिनेटेड एरिया हो जाएगा थर्मोमीटर में, वो हो जाएगा थर्मोमीटर का बल्ब। ठीक है, ये हमारा ऐसा कुछ थर्मोमीटर होता है, शायद बताता हूं, मैं कोशिश करता हूं बनाने की। देखो दिस इज बनेगा तो दिस इज समहाउ लाइक दिस, चलो इसे थर्मोमीटर समझ लो। ठीक है, ये हो गया हमारा बल्ब, ये हो गया हमारा स्टेम। ठीक है, ये हो गया स्टेम और ये हो गया बल्ब। और हम हमेशा थर्मोमीटर को बल्ब की साइड से इंसर्ट करते हैं। टेम्परेचर लेने से पहले ये एरिया हमारा हमेशा लेस कंटेमिनेटेड होता है, नीचे स्टेम का एरिया हमेशा मोर कंटेमिनेटेड होता है। तो हम हमेशा जो थर्मोमीटर यूज करेंगे, क्लीन करेंगे, वो कैसे करेंगे, लेस टू मोर फ्रॉम बल्ब टू स्टेम। और अभी हमने टेम्परेचर ले लिया, तो हमारा जो बल्ब वाला एरिया है वो क्या हो चुका है, कंटेमिनेटेड हो चुका है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर को करेंगे स्टेम टू बल्ब क्लीन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और डाल देता हूं। जब भी ड्रेसिंग करते हैं हम लोग, ड्रेसिंग में मेनली हॉस्पिटल में दो टाइप के वुंड मेनली हमें दिखते हैं। एक पहला वुंड जो होता है वो होता है बैड सोर का वुंड। ठीक है, पहला जो वुंड होता है वो होता है बैड सोर का वुंड। बैड सोर ड्रेसिंग तो करी होगी सब लोगों ने। ठीक है, दूसरा जो वुंड होता है वो होता है सर्जिकल वुंड, सर्जिकल वुंड। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों वुंड को क्लीन करने का सीक्वेंस हमेशा अलग होता है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, बैड सोर वुंड ऑलवेज कंसीडर अ कंटामिनेटेड वुंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बता रहा हूं, बैड सोर वुंड ऑलवेज कंटामिनेटेड है, ऑलवेज कंसीडर अ कंटामिनेटेड वुंड। ठीक है, तो इस केस में हम जो बैड सोर के वुंड को क्लीन करते हैं वो करते हैं फ्रॉम आउटर एस्पेक्ट टू इनर एस्पेक्ट, यानी कि हम आउटर एस्पेक्ट को मोर क्लीन मानते हैं एज कंपेयर टू इनर एस्पेक्ट। ठीक है, तो इस केस में कभी भी बैड सोर अगर क्वेश्चन पूछता है कि कैसे हम बैड सोर के वुंड को क्लीन करेंगे, तो उसमें हमेशा आंसर आएगा फ्रॉम आउटर टू इनर। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना। और दूसरा जो वुंड हम हॉस्पिटल में मेनली देखते हैं वो होता है सर्जिकल साइट। अगर कोई इंसिजन है, ठीक है दोस्तों, तो सर्जिकल साइट इंसिजन को कैसे क्लीन करते हैं, जैसा कि आपको पता है सर्जिकल साइट जो अगर कहीं इंसिजन लगा है, उसमें सूचरिंग हुई है, तो उसमें हमेशा जो सूजर साइड होती है, यानी कि जो सर्जिकल साइड होती है, उसको हम क्लीन कंसीडर करते हैं। और उस केस में हमेशा हम जो अपने वुंड को क्लीन करेंगे वो करेंगे फ्रॉम इनर एस्पेक्ट टू आउटर एस्पेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। एक तो हमारा थर्मोमीटर का क्वेश्चन है, और जो तीनों क्वेश्चन है वो बस एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, क्लीन एनी सरफेस फ्रॉम लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड, बट यू हैव टू नो दैट बैड सोर वुंड इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ कंटेमिनेटेड वुंड। ओके, चलो अब आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, ये क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल हैज एडिमेटस एंकल, एंकल में उसके एडिमा है। व्हाट शुड द नर्स डू द बेस्ट टू रिड्यूस द एडिमा ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की लोअर एक्सट्रीमिटी में एडिमा है, वो कंप्लेंट लेके आया पेशेंट इमरजेंसी में कि उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी में बहुत ज्यादा एडिमा हो रहा है। ठीक है, तो नर्स बेस्ट क्या कर सकती है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट कर दे। दूसरा ऑप्शन है एलिवेट द लेग्स, लेग्स को एलिवेट कर दे। तीसरा ऑप्शन है अप्लाई इलास्टिक बैंडेजेस, इलास्टिक बैंडेज उसकी जो भी एंकल है उनमें अप्लाई कर दे। और जो चौथा ऑप्शन है वो डू रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने बोला था वो चीज करना कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपना आंसर गैस करके देखना और दोबारा अपना आंसर इस वीडियो से मैच करके देखना एक बार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एलिवेट द लेग्स। इसका जो सही आंसर है वो है बी, एलिवेट द लेग्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड करके कुछ नहीं होगा, फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करके उसका एडिमा नहीं जाएगा, क्योंकि एडिमा आपको पता ही क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, दैट इज एडिमा। ठीक है, वो करके कुछ नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अप्लाई इलास्टिक बैंडेज, नर्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के इलास्टिक बैंडेज पेशेंट के अप्लाई नहीं कर सकती। डू रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस मुझे नहीं लगता इतना इफेक्टिव होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, एलिवेट द लेग ऑफ द पेशेंट। अब इससे क्या होगा, अगर हम पेशेंट के लेग्स को एलिवेट करते हैं तो लेग्स को एलिवेट करके क्या होगा, जो वीनस रिटर्न होगा पेशेंट का, उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी हार्ट तक पहुंचने में बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है, अभी अगर हम खड़े हैं तो हमारा वीनस रिटर्न वापस आने में थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज को एलिवेट करते हैं एट हार्ट लेवल, ठीक है, एट हार्ट लेवल अगर हम करते हैं, हार्ट लेवल से ऊपर करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वीनस रिटर्न आने में बहुत ज्यादा इजी होगा। और इससे क्या होगा, पेशेंट का जो एंकल एडिमा है उसे रिड्यूस होने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, व्हाट इज द इनिशियल इंटरवेंशन दैट द नर्स शुड एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब फॉर द क्लाइंट। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पेशेंट है जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस लेके आपके पास आया है, आप इमरजेंसी में या कहीं भी ओपीडी में कहीं भी,
ये पेशेंट कंप्लेंट लेके आया डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। अब ये बोली नर्स का इनिशियल मतलब नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी डॉक्टर से कि डॉक्टर उस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करेगा। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है आईवी फ्लूइड, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, थर्ड ऑप्शन है एनपीएच इंसुलिन और फोर्थ ऑप्शन है सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है आईवी फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है आईवी फ्लूइड। अब पहली बात तो मैं आपको इतना बताऊं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इट इज द मतलब व्हेन एक्सट्रीम एलिवेशन इन पेशेंट्स ब्लड शुगर लेवल मोर देन अप टू 250 mg पर डीएल। अगर 250 mg पर डीएल से पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो पेशेंट को जाने के चांसेस होते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। और मेनली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होता क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कहता है व्हेनेवर देयर इज नो सफिशिएंट ग्लूकोज इन पेशेंट्स ब्लड, जब भी हमारे ब्लड में या पेशेंट के ब्लड में सफिशिएंट ग्लूकोज नहीं होगा टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, अगर प्रॉपर ग्लूकोज हमको नहीं मिलेगा तो आवर बॉडी स्टार्टेड टू यूटिलाइज द फैट ऑफ, हमारी बॉडी का जो फैट होगा उसको ब्रेक डाउन करना, उसका कैटाबॉलिज्म उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगी और उससे जो रिलीज होगा कीटोन बॉडीज रिलीज होती है जो कॉज करती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो क्या करती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और इसमें क्या पूछ रहा है कि पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस लेके आया है तो डॉक्टर उसको क्या प्रिस्क्राइब करेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। फर्स्ट और इनिशियल मैनेजमेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का आईवी फ्लूइड ही होता है। ठीक है, और सेकंड अगर इसके बाद पूछता है कि आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड व्हाट इज द सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी पे हमेशा आएगा हम पेशेंट को देंगे डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ब्रेडन स्केल इज यूज फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ, ब्रेडन स्केल किस चीज के रिस्क को असेस करने के लिए यूज किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में। तो ब्रेडन स्केल यूज होता है मेनली, ऑप्शन देखिए डेक्यूबिटस अल्सर, डेक्यूबिटस अल्सर बोले तो बैड सोर के जो अल्सर्स होते हैं, बैड सोर मान सकते हैं इसमें। दूसरा है डायबिटीज मेलाइटस, तीसरा ऑप्शन है हाइपरटेंशन, चौथा ऑप्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डेक्यूबिटस अल्सर, इस क्वेश्चन का आंसर है डेक्यूबिटस अल्सर। ब्रेडन स्केल यूज होता है डेक्यूबिटस अल्सर के रिस्क को चेक करने के लिए, यानी कि पेशेंट को कितना रिस्क है। ठीक है, इसके क्राइटेरिया हम आगे वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं सब कुछ कवर करता हूं। लेकिन मैं आपको इतना नॉर्मल जो इसकी मार्किंग है वो बता देता हूं। टोटल स्कोरिंग होती है इसमें 23, 19 to 23 अगर पेशेंट का स्कोर है तो ये पेशेंट होगा नो रिस्क, ये किसी रिस्क पे नहीं होगा। अगर पेशेंट का स्कोर आ रहा है 15 से 18 तो 15 से 18 पेशेंट को होगा माइल्ड रिस्क। ठीक है, माइल्ड रिस्क होगा 15 से 18 स्कोरिंग वाला पेशेंट। और ये पेशेंट अगर इसका स्कोर आ रहा है 13 से 14 तो ये होगा मॉडरेट रिस्क। और अगर इसका 10 से 12 आ रहा है या 10 से कम आ रहा है तो ये पेशेंट हमेशा सीवियर रिस्क होगा, किस चीज के, बेड सोर डेवलप करने के। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए अगर लास्ट में टाइम मिलेगा तो मैं इसके जो भी क्राइटेरियाज हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलो अब आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ ग्लास्को-कोमा स्केल। ग्लास्को-कोमा स्केल मेनली आपने देखा होगा, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो ग्लास्को-कोमा स्केल न्यूरो सर्जरी, न्यूरो के जो वार्ड्स होते हैं, इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट हेड इंजरी का आता है, न्यूरो के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो उसमें ग्लास्को-कोमा स्केल बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ ग्लास्को-कोमा स्केल। तो ग्लास्को-कोमा स्केल के पैरामीटर कौन सा नहीं है इसमें, देखिए आप ऑप्शन देखिए, आई ओपनिंग, प्यूपिलरी रिस्पांस, तीसरा है वर्बल रिस्पांस, चौथा है मोटर रिस्पांस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्यूपिलरी रिस्पांस, कॉज प्यूपिलरी रिस्पांस कभी भी ग्लास्को-कोमा स्केल के अंडर नहीं आता है। इसमें मेनली 3 पैरामीटर होते हैं, हाई ओपनिंग पहला, दूसरा हो गया वर्बल रिस्पांस, तीसरा हो गया मोटर रिस्पांस। ईवीएम से याद रख सकते हैं। आई की जो मार्किंग होती है 4, ये होती है 5 और ये होती है 6। टोटल शायद कितनी होती है, टोटल होती है हमारी 15, टोटल 15 हमारा इसका स्कोर होता है। तो कभी भी पूछे कि विच ऑफ द पैरामीटर इज नॉट कम अंडर ग्लास्को-कोमा स्केल, या फिर पूछ ले कि पेशेंट जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में ग्लास्को-कोमा स्केल किस चीज के लिए यूज होता है, तो ग्लास्को-कोमा स्केल यूज होता है टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, और इसके 3 जो पैरामीटर है, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पांस और मोटर रिस्पांस, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं, तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
A 40-year-old unconscious patient brought to the casualty following road traffic crash. His blood pressure was 80/60 mm of Hg. पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो बता रहा है, ये क्वेश्चन में बता रहा है 80/60 mm of Hg. What will do? Nurse, what will do first? ठीक है, हम लोग मतलब जो पेशेंट इमरजेंसी में आया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, उसका बीपी आ रहा है 80/60, यानी कि पेशेंट को 80/60 से आप समझ गए पेशेंट हाइपोटेंशन में, हाइपोटेंशन हाइपोवॉलीमिया पेशेंट को है, मे बी सीवियर ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा कम आ रहा है. ठीक है, तो इसमें हमारी प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा? ऑप्शन देखिए, प्रोटेक्ट एयरवे, सेकंड ऑप्शन है स्टार वैसोप्रेशर, थर्ड जो ऑप्शन है वो है सिटी स्कैन, सिटी हेड करेंगे, और जो फोर्थ ऑप्शन है इन्फ्यूज 2 लीटर ऑफ क्रिस्टल ऑयल. तो हमेशा याद रखना, कभी भी कोई पेशेंट आता है हमारी प्रायोरिटी हमेशा सेट होंगी ए बी सी, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन. तो हमेशा हमें पेशेंट का, अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है, अनटिल अनलेस डॉक्टर अराइव होता है या कुछ भी होता है, तब तक हम क्या करेंगे, पेशेंट का एयरवे को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, एयरवे को पेटेंट करके रखेंगे, ताकि पेशेंट को फर्दर ब्रीदिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो. तो पेटेंट हमेशा, एयरवे को हमेशा पेटेंट रखेंगे. और आपको ये तो पता ही होगा कि प्रायोरिटीज कैसे बनती है, मास्लो हायरार्की नीड्स, मास्लो हायरार्की नीड्स पे हमेशा जो पेशेंट की प्रायोरिटीज होती हैं वो सेट होती हैं. ठीक है, चलिए दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. आज के अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट डू 4 बेसिक स्टेप इन विच ऑर्डर? एब्डोमिनल असेसमेंट, ठीक है, इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन. दूसरा ऑप्शन है इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन. जो तीसरा ऑप्शन है वो है पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, परकशन, ऑस्कल्टेशन. और जो चौथा ऑप्शन है वो है परकशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन. लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो इसने पूछा है एब्डोमिनल असेसमेंट. ये हमारा नॉर्मल असेसमेंट नहीं है जो हम वार्ड में करते हैं, नॉर्मल पेशेंट्स पे करते हैं. ये चीज हमेशा याद रखना. जो हमारे जैसे जीआई सर्जरी के पेशेंट्स हो गए या किसी को जीआई रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उनमें हमेशा जो हमारा फिजिकल असेसमेंट का जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा चेंज होता है. तो इसका जो आंसर आएगा, इसके आंसर के लिए मैं आपको एक शॉर्ट की बताता हूं. आई एम पर्पल, आई एम पर्पल. हमेशा एब्डोमिनल, अगर पेशेंट का एब्डोमेन हम एग्जामिन कर रहे हैं और उसमें सीक्वेंस अगर पूछ रहा है ये फिजिकल असेसमेंट का सीक्वेंस क्या होगा, तो हमेशा आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, आई एम पर्पल. आई का मतलब हो गया इंस्पेक्शन, एम का मतलब हो गया ऑस्कल्टेशन, पी का मतलब हो गया परकशन, और जो अगला पीएलई है इसका मतलब हो गया पाल्पेशन. तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन, आई एम पर्पल, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन. ठीक है, और जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है दोस्तों वो क्या होता है? इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन. ये क्या होता है? नॉर्मल. अब हम इसमें करते क्यों हैं? पाल्पेशन लास्ट में क्यों करते हैं? पाल्पेशन हम लास्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम पाल्पेट पेशेंट का, क्योंकि एक तो जीआई सर्जरी का पेशेंट हमें पता नहीं है, पेशेंट को जीआई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मिल गया, मे बी उसके एब्डोमेन में ट्यूमर हो, अगर हम उसको पहले जाके पाल्पेट कर देंगे और हमने ट्यूमर में मतलब फर्दर आगे इंजरी हो गई या फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, तो उस चीज को एक बात तो अवॉइड करने की. दूसरी बात, अगर हम पाल्पेशन शुरू में करते तो पेशेंट का बाउल साउंड हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है. अगर पेशेंट का बाउल साउंड डिस्टर्ब हो गया, यू कैन नॉट एवर डिटेक्ट द राइट, जो उसका बाउल साउंड होगा, जो उसके बाउल के मूवमेंट्स होंगे, आपको कभी पता नहीं चलेंगे क्योंकि आपने पाल्प शुरू में एब्डोमेन को छेड़ दिए. ठीक है, तो चलिए दोस्तों याद रखना इसमें आई एम पर्पल, इससे आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. अब ये याद रखना कि पूछ किस चीज के लिए रहा है, एब्डोमिनल असेसमेंट पूछ रहा है या नॉर्मल असेसमेंट पूछ रहा है, ये चीज हमेशा याद रखना. तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड टू अ पेशेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू, हम एक पेशेंट को ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, व्हाट इज द, एक पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं? ब्लड एडमिनिस्टर हो रहा है. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा अगर हम किसी पेशेंट का बीटी चल रहा है? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है एडमिनिस्टर ईच यूनिट विद इन अ 6 आवर पीरियड. वो बोल रहा है कि 6 घंटे में हमें पेशेंट को 1 यूनिट ब्लड चढ़ाना है. दूसरा ऑप्शन है वो है यूज अ वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप टू एडमिनिस्टर द ब्लड. हमें कोई इन्फ्यूजन पंप चाहिए जिससे हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सके, यानी कि वॉल्यूम सेट करके पेशेंट को क्या करें? ब्लड उसका ट्रांसफ्यूज कर सके. थर्ड ऑप्शन जो है रन द ब्लड एट स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स. तीसरा ऑप्शन है वो है ड्रॉ ब्लड सैंपल्स फ्रॉम द पेशेंट्स इमीडिएटली आफ्टर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज. वो बोल रहा है कि जैसे पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे? उसका एक सैंपल ले लेंगे.
सीबीसी हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सी, रन द ब्लड एट स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स। ये क्वेश्चन दिल्ली एम्स ने पूछा था, आई थिंक 2018 या 17 में। सेम क्वेश्चन था, सेम लैंग्वेज थी, ठीक है। एडमिनिस्टर ईच, अब देखिए इसके ऑप्शन हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। एडमिनिस्टर ईच यूनिट 6 आवर में कभी नहीं जाता, इतने में तो इसका सारा पूरा ब्लड ही खराब हो जाएगा, हमारा पूरा ब्लड क्लॉट हो जाएगा। इसमें पोटेशियम बहुत, सेल जो उसकी सेल्स होंगी डेड हो जाएंगी, पोटेशियम बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीज हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है यूज वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन भी है, कभी नहीं देते। अगर पेशेंट को कंटिन्यू इन्फ्यूजन चल रहे हैं, किसके, अगर पेशेंट को कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चल रहा है, अगर कंटिन्यूस बीटी चल रहा है पेशेंट का, तो उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं इन्फ्यूजन डिवाइस। और जो फोर्थ ऑप्शन है ड्रॉ ब्लड सैंपल फ्रॉम द पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर ईच यूनिट, कभी नहीं करते, आफ्टर 24 आवर। जब भी पेशेंट को 1 यूनिट हमने ब्लड चढ़ाया, उसका अगर हमें एग्जैक्ट हीमोग्लोबिन लेवल दोबारा चेक करना, तो हमेशा 24 आवर के बाद पेशेंट का सैंपल भेजते हैं। और एक चीज याद रखना, 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हमेशा 1 ग्राम HB इंक्रीज होता है, ठीक है। 1 2 3 4 सारे बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए इसमें, चारों ऑप्शन में 4 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स विल बी प्रेजेंट इन अ पेशेंट विद हाइपोवोलीमिया। पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम कम है, हाइपोवोलीमिया में पेशेंट। इसका ऑप्शन जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज हार्ट रेट, सेकंड ऑप्शन है हाइपरटेंशन, थर्ड ऑप्शन है बाउंडिंग पल्स, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। साफ साफ लिखा है हाइपोवोलीमिया है पेशेंट को, वॉल्यूम ऐसी कम है, तो हार्ट क्या करेगा, आर हार्ट विल ट्राई टू कॉम्पनसेट टू फुलफिल आवर बॉडीज रिक्वायरमेंट। जो भी बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसको क्या करना है, एडिक्वेट ब्लड हमें ब्लड भेजना है बॉडी में, तो उसके लिए उसे क्या करना है, वॉल्यूम तो ऑलरेडी कम है, तो वो क्या कर सकता है, वो केवल क्या कर सकता है, केवल हार्ट रेट को बढ़ा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा बोले तो जब वॉल्यूम कम है तो वो क्या कर रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, ताकि ज्यादा बार ब्लड जा सके। ज्यादा ब्लड तो नहीं जा सके, ज्यादा बार जाएगा तो ऑब्वियसली ज्यादा जाएगा। इंक्रीज हार्ट रेट हमेशा राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला आंसर, हाइपरटेंशन हो नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम वैसी कम है, पेशेंट हाइपोटेंशन में रहेगा। ब्लड का वॉल्यूम में कम है तो हाइपरटेंशन कभी हो नहीं सकता, कम ब्लड है कम प्रेशर मारेगा, हाइपोटेंशन होगा। तो बाउंडिंग पल्स कभी नहीं होती, थ्रेडी पल्स दिखती है हमेशा। हाइपोवोलीमिया में हमेशा थ्रेडी पल्स दिखती है। डायरिया का अगर पेशेंट होगा, डायरिया का पेशेंट भी हाइपोवोलीमिया रहता है, हमेशा थ्रेडी पल्स दिखती है। अगर बच्चे में डायरिया है या एडल्ट में डायरिया, थ्रेडी पल्स दिखती है। तीसरा यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर, ये तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट है, इस पेशेंट को वैसे हाइपोवोलीमिया है, इसका तो हो ही नहीं सकता 30 ml पर आवर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन जो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड साइट फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे एग्जाम में, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी गलतियां की है कि हम क्या करते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम बोलते हैं बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, हमने इतना ही पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिफर्ड साइट फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। आगे हम देखते नहीं कि एग्जामिनर ने आगे लिखा क्या है, और इतना क्वेश्चन पढ़ के आंसर देते हैं। हमारा वापस आगे जब पता चलता है दोस्त बताते हैं भाई इसमें तो आगे इन्फेंट था, हो गया गलत, खत्म, ना नंबर मिला, अपना 0.25 भी गंवाया, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, इन्फेंट में कौन सी प्रिफर्ड साइट होगी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है, बहुत बार, इवन मुझे लगता है हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला जो ऑप्शन है वो है डेल्टॉइड मसल, दूसरी है रेक्टस फीमोरिस, तीसरी है ब्रेस्टस लैटरलिस, और चौथा जो दिया है वो दिया वेंट्रोग्लूटियल। तो हमेशा इन्फेंट में जो प्रिफर्ड साइट होती है आईएम इंजेक्शंस की, वो होती है ब्रेस्टस लैटरलिस। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना इन्फेंट में जो होता है, ठीक है। और जो इसमें क्वेश्चन होता है वेंट्रोग्लूटियल, ये क्या होती है, आईएम की प्रिफर्ड साइट होती है किसमें, एडल्ट में। दिल्ली एम्स 2018 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा था, डॉर्सोग्लूटियल दिया था, वेंट्रोग्लूटियल दिया था, इसमें हमेशा आंसर क्या आएगा, वेंट्रोग्लूटियल एडल्ट में। लेकिन अगर चाइल्ड की, इन्फेंट की बात की तो हमेशा वेस्टस लैटरलिस, जितने भी इन बच्चों को टीके लगते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन जो भी होता है वो हमेशा वेस्टस लैटरलिस में ही लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां तक हमारा नर्सिंग का पोर्शन था। मैं ये चाह रहा हूं कि मतलब जीके में आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो ना, क्योंकि जीके में बहुत ज्यादा वास्ट है। तो हम ना रोज कम से कम 5 6 या 7 जितना भी हमको मिलेगा उतने क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट अगर हम एग्जाम आने तक कम से कम अगर हर सिस्टम का से रिलेटेड हर चीज का अगर हम वीडियो बना सके तो उससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर 5 क्वेश्चन आपको एक वीडियो मिलते हैं, अगर 10 वीडियो भी देखते हो 50 क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं उत्तराखंड वाला जो अपना पोर्शन है जीके का, वो हम स्टार्ट करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इसमें
आगे हम इसमें हिंदी और जो अदर जो इसकी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स है उसके क्वेश्चन भी डालने क्या करेंगे, शुरू करेंगे, 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आगे डालना शुरू करेंगे। अब देख इसमें जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड स्टेट का मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, पहला है फार्मिंग, खेती बाड़ी, दूसरा हो गया आईटी सेक्टर, तीसरा हो गया टूरिज्म, फोर्थ हो गया प्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को पता है मेन सोर्स ऑफ इनकम जो उत्तराखंड का है वो है टूरिज्म। उत्तराखंड स्टेट की इकोनॉमी केवल टूरिज्म पे टिकी हुई। ठीक है, फार्मिंग होती नहीं है, पहाड़ों में लोग रहते नहीं, आईटी सेक्टर यहाँ पे है नहीं, कुछ प्रोडक्शन कुछ है नहीं, तो टूरिज्म क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अब अगली वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगला क्वेश्चन जो है वो है विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे बड़ी और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। रुद्रप्रयाग एंड देहरादून, सॉरी, इसका जो पहला ऑप्शन है रुद्रप्रयाग एंड देहरादून, रुद्रप्रयाग एंड देहरादून। दूसरा ऑप्शन है चमोली एंड हरिद्वार, तीसरा ऑप्शन है चमोली एंड हल्द्वानी, और चौथा ऑप्शन जो है चमोली एंड रुद्रप्रयाग। तो इसका राइट आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर डी, चमोली एंड रुद्रप्रयाग। चमोली इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, लार्जेस्ट, और जो रुद्रप्रयाग है वो क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। ये चीज हमेशा याद रखना। स्मॉल इसलिए क्योंकि पहले जो रुद्रप्रयाग था शायद वो चमोली में आता था, बाद में चमोली और रुद्रप्रयाग बाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिए थे। ठीक है, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है चमोली और जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है रुद्रप्रयाग। ये क्वेश्चन याद रखना। चलिए आगे, इन विच ईयर उत्तराखंड गॉट स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट। बहुत सारी जैसे जम्मू कश्मीर हो गई, सेवन सिस्टर्स हो गई, इनके पास क्या है, एक स्पेशल स्टेट का दर्जा है। वैसे हमारे उत्तराखंड स्टेट के पास भी क्या है, स्पेशल स्टेट का एक दर्जा है। और जब हमारा उत्तराखंड बना था उसके बाद कब हमें एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला। इसमें ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस है इसमें, जो ए ऑप्शन है वो है सन 2000, बी ऑप्शन 2001, सी ऑप्शन, सॉरी, जो ए ऑप्शन है वो है 2000, बी ऑप्शन है 2001, सी ऑप्शन है 2002 और जो डी ऑप्शन है वो है 2009। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सन 2001। अब मैं बताता हूं स्पेशल स्टेट होता क्या है। स्पेशल स्टेट मेनली जो मैंने थोड़ा बहुत जो मेरे को मिला, थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ पाया वो ये है कि जो सब्सिडी होती है, जैसे गवर्नमेंट अगर कोई फंड देती है किसी स्टेट को, तो जो स्पेशल स्टेट्स होती हैं उनमें क्या होता है 90% फंड मिलता है सब्सिडी के रूप में। सब्सिडी के रूप में 90% फंड इस स्टेट को मिलता है, 10% फंड मिलता है एज अ लोन। और जो हमारी नॉर्मल स्टेट होती है लाइक दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, जितनी स्टेट है उनमें क्या होता है 70% फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो देती है सब्सिडी पे, और जो 30% जो फंड देती है वो देती है ऑन लोन्स। तो ये चीज याद रखना, इतना सा नॉलेज शायद काफी होगा इस क्वेश्चन के लिए, पर आप एक चीज याद रखना कि हमारे उत्तराखंड स्टेट को स्पेशल स्टेट का दर्जा कब मिला था, 2001 में। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द ओनली पर्सन ऑफ उत्तराखंड टू रिसीव भारत रत्न। उत्तराखंड का अकेला एक ऐसा इंसान कौन सा है जिसको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। पहला है श्रीदेव सुमन, याद है श्रीदेव सुमन 84 दिन इन्होंने क्या करी थी, भूख हड़ताल करी थी, उसके बाद शायद टीरी की किसी जेल में इन्होंने मर गए थे। दूसरा जो ऑप्शन है वो है हेमवती नंदन बहुगुणा, HNB यूनिवर्सिटी। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है जीबी पंत, और चौथा जो ऑप्शन है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हमारे अभी क्या है करंट CM है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जीबी पंत, गोविंद बल्लभ भाई पंत। ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, मैंने कोशिश की है, अभी देखना मुझे वीडियो में आप बताना कि हमें क्या चीज कवर करनी चाहिए, आप लोगों का क्या वीक पॉइंट है, हम वीडियो क्वेश्चन ऐसे बनाए कि जिसमें हम सारे टॉपिक कवर करें, या फिर ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम बाय सिस्टम आपको वीडियो चाहिए। मैं करूंगा क्योंकि ड्यूटी रहती है, टाइम नहीं मिलता, शायद 2-3 दिन बाद वीडियो आई है क्योंकि टाइम नहीं मिला, मेरी ड्यूटी थी, नाइट चल रही थी, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन आप बता देना मुझे, कमेंट में बता देना कि आपको सिस्टम वाइज वीडियो चाहिए या फिर हम ऐसे पर्टिकुलरली सब कुछ मिक्स करके स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे हमारी फैकल्टी तो अलग अलग जैसे सब्जेक्ट हर किसी को दे देंगे, तो हर कोई अपना पोर्शन कवर करता रहेगा। और जरूर बताना कमेंट में, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोशिश कर रहा हूं मैं, अभी शुरुआत है मेरी, ये शायद दूसरी वीडियो होगी और मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो हम बनाते रहे, अगर आपको यूजफुल लगेगी वीडियो का क्वालिटी देखना, जो हमारे क्वेश्चन है उनकी क्वालिटी देखना। अगर आपको इससे ऊपर NCLEX लेवल के क्वेश्चन चाहिए, ये हमने थोड़े से मतलब
ऐसे क्वेश्चन किए कि जिन क्वेश्चन को सब कर सके। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था कि डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, तो इतने टफ क्वेश्चन बना के फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतने टफ क्वेश्चन बना के कोई फायदा नहीं है, तो जो आने भी नहीं एग्जाम में। तो हम मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम मीडियम, ना इतने लो क्वेश्चन बनाए कि जो सब कर लें, या फिर ना इतने टफ बनाए जो कोई करें ना, तो मीडियम लेवल के क्वेश्चन लाने की जो भी है मैं अपना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, अपनी वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। थैंक यू सो मच।